सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ हैं एचआई एंकर बीना सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं, उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। भारत स्लोवाकिया साझेदारी को मिली नई उड़ान, दोनों देशों के बीच हुए कई अहम समझौते। प्रधानमंत्री मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्जो ने आपसी संबंधों, सहयोग के नए क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर की चर्चा। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर सरकार की नजर, देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी का पर्याप्त भंडार। 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी कैरियर दिशा ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को किया सुरक्षित पार। ओमान में फंसे 20 भारतीय सुरक्षित स्वदेश लौटे। 11 जून को हमले के बाद चलाया गया विशेष बचाव अभियान। भारतीय चालक दल के सदस्यों ने जताया सरकार का आभार। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशन की शुरुआत। यूपी की अर्थव्यवस्था के लिए साबित होगा गेम चेंजर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट के लिए अपनी भूमि समर्पित करने वाले किसानों से संवाद कर जताया आभार। इक्कीस जून को योग दिवस को लेकर तैयारियां तेज। कोलकाता के रेड रोड पर होगा मुख्य समारोह। देश में 100 प्रसिद्ध स्थलों पर होगा विशेष आयोजन। और फीफा विश्व कप में आज केप वर्डे टीम का आज डेब्यू मैच। 2010 की चैंपियन स्पेन से होगा सामना। वहीं देर रात बेल्जियम के सामने मिस्र की चुनौती। भारत स्लोवाकिया के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्जो ने दोनों देशों के आपसी संबंधों, सहयोग के नए क्षेत्रों, आपसी सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों देशों के बीच डिजिटल तकनीक, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। वहीं दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में एक लेटर ऑफ इंटेंट साझा किया गया। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री फिट्जो ने संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों के रिश्तों को समग्र रणनीतिक साझेदारी में बदलने की घोषणा की। मेरी ये यात्रा किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। मुझे खुशी है कि इस ऐतिहासिक अवसर पर हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जोर दिया। उन्होंने कहा कि ग्रीन टेक, ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में बहुत संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच भविष्य के संबंधों का प्रमुख स्तंभ तकनीक है। टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है। हमारा मानना है कि एआई का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं, बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। सांस्कृतिक रिश्तों पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोगों के बीच संबंधों का ये एक बड़ा स्तंभ है। भारत स्लोवाक के बीच पेशेवर और कुशल लोगों की आवाजाही बढ़ाने के लिए मोबिलिटी को लेकर एमओयू हुआ। दोनों देशों के बीच
गहरे सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारत के प्राचीन उपनिषदों का स्लोवाक भाषा में अनुवाद किया जाना हमारी सांस्कृतिक निकटता का उत्कृष्ट उदाहरण है। स्लोवाकिया में रह रहे भारतीय मूल के लोग यहाँ की इकोनॉमी और सोसाइटी में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। दोनों देशों के बीच प्रोफेशनल्स और स्किल्ड वर्कर्स की मोबिलिटी बढ़ाने के लिए आज हमने लेबर माइग्रेशन पर एमओयू की घोषणा की है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्जो संबंधों को समग्र रणनीतिक साझेदारी के रूप में बदलने पर खुशी जताई। उन्होंने रक्षा डिजिटल में भारत के सहयोग को लेकर अपनी आकांक्षाओं को साझा किया। Today we agreed with the Prime Minister on elevating the cooperation between Slovakia and India to a cooperation which we can call comprehensive or strategic collaboration, the area of exchange of experience when it comes to digitalization and use of AI. You are becoming the world leader, and Slovakia is interested, and therefore I will ask the respective ministry to be active and to use this possibility. I'm also interested in a cooperation in the field of defense industry, where we have quite a lot of opportunities. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर वैश्विक कूटनीति के केंद्र में हैं। फ्रांस के एवियन में हो रहे G7 शिखर सम्मेलन में भारत सिर्फ एक आमंत्रित देश नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की सशक्त आवाज बनकर पहुंचा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के विशेष निमंत्रण पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकतें अब भारत के बिना वैश्विक चुनौतियों का समाधान नहीं खोज सकती। फ्रांस के एवियन से संवाददाता अजय मिश्र की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जब दुनिया के 7 सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह यानी G7 बैठक करता है तो भारत उसका सदस्य नहीं होने के बावजूद चर्चा के केंद्र में दिखाई देता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें 2019 से लगातार G7 शिखर सम्मेलनों में विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में बुलाया जा रहा है। फ्रांस में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन 2026 के साथ प्रधानमंत्री मोदी की यह लगातार 7वीं G7 की भागीदारी होगी। यह अपने आप में इस बात का संकेत है कि वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। खुद G7 की चर्चा से जुड़े विशेषज्ञ मानते हैं कि G7 के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी वैश्विक समस्याओं के समाधान की उम्मीद जगाती है। India and Prime Minister Modi can become a very, very powerful partner within G7 and then also other processes. And I think it's a good sign also that the Prime Minister is coming to Evian to attend the G7 summit in Evian in France, together with the heads of states there, and to further build the bridge beyond the G7 presidency in 2026. This G7 summit will be followed undoubtedly by other meetings across the year. But we are also in a context where the UN is being renewed and where tensions all across the globe are important. Hence, development is about the people, development is also about peace, development is also about security, and all those questions are extremely important. And last but not least, the cooperation between G7 and other countries, especially the BRICS presidency of India, is of tantamount importance to help solve very complex equations, but also to help build and renew enduring cooperation in the world. 2019 में बियारित्ज सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग और जलवायु परिवर्तन पर भारत के प्रयासों को प्रमुखता से रखा। साल 2020 में कोविड महामारी की वजह से वर्चुअल माध्यम से G7 की बैठक में चर्चा की गई। इसके बाद 2021 में कार्डवाल सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड महामारी से निपटने, वैक्सीन सहयोग और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा पर जोर दिया।
साल 2022 में जर्मनी के अल्माउ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच भारत ने संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाने की वकालत की। 2023 में जापान के हिरोशिमा सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल साउथ की आवाज को प्रमुखता दी। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों की चिंताओं को वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में उचित स्थान मिलना चाहिए। इसी सम्मेलन के दौरान क्वाड देशों की बैठक भी हुई और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। साल 2024 में इटली के अपुलिया सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एक प्रमुख विषय था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तकनीक पर कुछ देशों या कंपनियों का एक अधिकार नहीं होना चाहिए और एआई को मानवता के हित में उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने समावेशी और जिम्मेदार एआई की आवश्यकता पर बल दिया। साल 2025 में कनाडा के G7 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक सुरक्षा, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी सहयोग जैसे मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा। अब 2026 में फ्रांस की अध्यक्षता वाले G7 सम्मेलन में वैश्विक आर्थिक असंतुलन, एआई गवर्नेंस, व्यापार, निवेश और भू राजनीतिक तनाव प्रमुख मुद्दे हैं। फ्रांस ने भारत को न केवल सम्मेलन में बल्कि उसकी तैयारियों में भी सक्रिय भागीदारी के लिए आमंत्रित किया है। G7 शिखर सम्मेलन के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया को स्पष्ट संदेश देते आए हैं। चाहे ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करना हो, तकनीक के लोकतांत्रिकरण पर बढ़ावा देना हो या फिर समावेशी विकास पर जोर, प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि 21वीं सदी की समस्याओं का समाधान केवल विकसित देश मिलकर नहीं कर सकते, विकासशील देशों को एक साथ लेकर के चलना होगा। G7 शिखर सम्मेलनों के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी इस बात को दिखाती है कि भारत अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं है, बल्कि वैश्विक एजेंडा तय करने में भी उसकी बड़ी भूमिका है। फ्रांस के एवन शहर से अजय मिश्र, डीडी न्यूज। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पापा, फीस ज्यादा है। बेटा, याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे? 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा। तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री। चलो। कहाँ? एडमिशन कराने। खाता हुआ एक्टिव। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। उत्तर प्रदेश के विमानन इतिहास में आज एक नया और स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज से पूरी तरह ऑपरेशनल हो चुका है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लिए दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया गया है। इस एयरपोर्ट को यात्रियों की सुविधा और टेक्नोलॉजी पर खास ध्यान देते हुए डिजाइन किया गया है। इस विशेष अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्व स्तरीय उड़ान अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का प्रतिफल है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने इसे न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे उत्तर भारत की कनेक्टिविटी, व्यापार और आर्थिक विकास के लिए एक ऐतिहासिक परियोजना बताया था। इस मौके पर राज्य के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदेशवासियों और देशवासियों को बधाई दी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान में गबन से जुड़े मामले की जांच के लिए विशेष जांच टीम एसआईटी अयोध्या पहुंच गई है। ये कदम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उठाया गया है। राम मंदिर ट्रस्ट के आग्रह पर मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से इस एसआईटी का गठन किया गया था। जांच टीम में लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, आईजी किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रत्न शामिल हैं। एसआईटी को 15 दिनों के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। जांच के दौरान अयोध्या के मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहेंगे।
ये मामला राम मंदिर निर्माण से जुड़े दान फंड में कथित वित्तीय अनियमितताओं और गबन के आरोपों से जुड़ा है, जिसमें दान राशि के उपयोग में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठने के बाद जांच समिति गठित की गई थी। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी की जांच की आंच अब तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच चुकी है। इसी सिलसिले में टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी आज कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स में ईडी के दफ्तर में पेश हुए। केंद्रीय जांच एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध धन लेन देन से जुड़े विभिन्न पहलुओं को लेकर उनसे लंबी पूछताछ कर रही है। ये पूरा मामला साल 2016 से 2018 के बीच हुए शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि योग्य उम्मीदवारों को दरकिनार कर पैसों के बदले अवैध रूप से नियुक्तियां बांटी गईं। जांच में मेरिट लिस्ट में हेरफेर करने, अंकों में गड़बड़ी करने और फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करने जैसे बेहद गंभीर वित्तीय भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। कोलकाता हाईकोर्ट के कड़े निर्देशों के बाद सीबीआई और ईडी दोनों ही एजेंसियां इस नेटवर्क को खंगालने में सक्रिय हैं। इस बड़े घोटाले में राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी सहित कई अन्य लोगों को पहले ही बड़ी कार्रवाई हो चुकी है। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूचियों को दुरुस्त करने की सबसे बड़ी कवायद शुरू होने जा रही है। चुनाव आयोग के निर्देश पर पंजाब में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर 2026 के तहत मतदाता सूची का व्यापक सत्यापन किया जाएगा। इस अभियान का मकसद फर्जी, डुप्लीकेट, मृत और स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाकर चुनावी प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाना है। इस प्रक्रिया के तहत आज से बीएलओस की ट्रेनिंग करवाई जा रही है, जो 24 जून तक चलेगी। उसके बाद 25 जून से बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर मतदाताओं की तस्दीक करेंगे। इस दौरान मतदाताओं से निर्धारित प्रपत्र भरवाए जाएंगे और ज़रूरी दस्तावेजों की जांच भी की जाएगी। चुनाव आयोग के अनुसार पंजाब में करीब 2 करोड़ 14 लाख से अधिक मतदाता हैं। इन सभी मतदाताओं के रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए हजारों बीएलओ और चुनाव कर्मचारी मैदान में उतरेंगे। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची में केवल पात्र मतदाताओं के नाम ही शामिल रहें। चुनाव आयोग के मुताबिक तेजी से हो रहे शहरीकरण, मतदाताओं के पलायन, नए मतदाताओं के जुड़ने और मृत मतदाताओं के नाम हटाने के लिए ये प्रक्रिया ज़रूरी है। विशेष अभियान के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी, जिस पर दावे और आपत्तियां भी दर्ज कराई जा सकेंगी। इक्कीस जून को आयोजित होने वाली नीट यूजी 2026 परीक्षा के लिए अब तक करीब 4 लाख अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं। हालांकि कई स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के दौरान तकनीकी गड़बड़ी और सर्वर संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने आश्वासन दिया है कि तकनीकी टीमें लगातार इसे दूर करने में जुटी हुई हैं। एजेंसी के अनुसार सभी स्टूडेंट्स को जल्द से जल्द एडमिट कार्ड उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि किसी भी अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा और सभी उम्मीदवारों को समय रहते प्रवेश पत्र मिल जाएंगे। एजेंसी ने तकनीकी समस्या के कारण हुई असुविधा को लेकर खेद भी व्यक्त किया है। नीट यूजी 2026 परीक्षा के माध्यम से छात्र छात्राओं को मेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाता है। पंजाब में आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में आरटीई एक्ट यानी शिक्षा का अधिकार कानून के तहत 25% आरक्षित सीटों पर दाखिला देने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इस मामले में दायर जनहित याचिका पर अदालत ने पंजाब सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पंजाब के कई निजी स्कूल आरटीई एक्ट के प्रावधानों को सही तरीके से लागू नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को शिक्षा के अपने अधिकार से वंचित होना पड़ रहा है।
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन की बेंच ने याचिकाकर्ता को सलाह दी कि वे एक सर्वे कर ये जानकारी जुटाएं कि कितने मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों ने RTE के तहत बच्चों को प्रवेश देने से इनकार किया है। केरल के मुनम्बम भूमि विवाद मामले में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने केरल वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। ये कार्रवाई भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक राजीव चंद्रशेखर की शिकायत के बाद हुआ है। चंद्रशेखर ने आरोप लगाया था कि वक्फ बोर्ड ने मुनम्बम की 404 एकड़ भूमि को एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास यानी उम्मीद पोर्टल पर एक तरफा और अवैध तरीके से दर्ज किया। उनका कहना है कि कानून के तहत ये अधिकार केवल मुतवल्ली यानी वक्फ संपत्ति के प्रबंधक को है, वक्फ बोर्ड को नहीं। एक्स पोस्ट में चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का त्वरित कार्रवाई के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि मुनम्बम को वक्फ भूमि कब्जे का एक और उदाहरण नहीं बनने दिया जाएगा। भाजपा ने दावा किया कि वह मुनम्बम के परिवारों के संपत्ति अधिकारों और आजीविका की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। चंद्रशेखर ने कहा कि राज्य के किसी भी हिस्से में कथित अवैध वक्फ भूमि कब्जे को सफल नहीं होने दिया जाएगा। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में योग दिवस पर अपने संबोधन में कहा कि योग एक वैश्विक जन आंदोलन बन चुका है और ये स्वस्थ जीवन और दीर्घायु के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करेंगे। इसके साथ ही हुगली नदी पर 500 नावों का एक साथ योगाभ्यास भी विशेष कार्यक्रम रखा गया है। योग आज एक वैश्विक जन आंदोलन बन चुका है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक स्तर पर अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त हो रहा है। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के समन्वय से विश्व भर में भारत के 210 से अधिक विदेशी मिशनों द्वारा लगभग 2500 स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। योग आज भारत की सांस्कृतिक विरासत से आगे बढ़कर संपूर्ण विश्व के साझा स्वास्थ्य आंदोलन का स्वरूप ले चुका है। ओमान में गिनी बिसाऊ के ध्वजवाहक पोत MT जलबीर के हमले का शिकार होने के बाद चालक दल के सभी लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया है। 20 भारतीय सदस्य सुरक्षित भारत लौट आए हैं। मस्कट में भारत के राजदूत ने स्वदेश रवाना होने से पहले चालक दल के सदस्यों से मुलाकात कर उन्हें सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं दी। 11 जून को पोत पर हमले के बाद ओमान के अधिकारियों और भारतीय दूतावास के समन्वित प्रयासों से सभी भारतीयों को सुरक्षित तट पर पहुंचाया गया था। इसके बाद उनकी स्वदेश वापसी की व्यवस्था की गई। भारतीय दूतावास ने कहा कि संकट में फंसे भारतीय नागरिकों को त्वरित सहायता पहुंचाना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं बचाए गए भारतीय चालक दल के सदस्यों ने समय पर राहत और बचाव अभियान चलाने के लिए मस्कट स्थित भारतीय दूतावास और ओमान सरकार का आभार व्यक्त किया। सारे क्रू एग्जिस्ट हुए थे, सारे क्रू सेफ रहे और बाद में हमें माननीय नेवी द्वारा रेस्क्यू किया गया था। माननीय वारशिप रेस्क्यू करके ले गए थे सारे क्रू को और उसके बाद फिर इंडियन एम्बेसी हमारे टच में रहे, पर हर पल खबर लेते रहे। हम लोग 11 जून से लेकर 14 जून तक होटल में रुके हुए थे। इंडियन एम्बेसी का योगदान रहा हम लोग को सेफली बाहर भेजने में, घर से भेजने में, और हमारी कंपनी भी हमें बहुत सपोर्ट की। ऑपरेशन, टेक्निकल, क्रूइंग सभी डिपार्टमेंट से हमें बहुत सहयोग मिला। हर पल का खबर लेते रहे कंपनी भी, हर मिनट का खबर लेने के लिए थैंक्स फॉर एवरीथिंग टू कंपनी, इंडियन एम्बेसी, ओमानी वारसी। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और बीना को दीजिए अनुमति। नमस्कार।